228 फरवरी को हमारा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है, इसलिए लगातार मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं। और पहले ही दोस्तों मैंने आपको 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण बता दिए हैं, क्योंकि 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण उत्तर कवर कर रहे हैं, उसका भी पार्ट 1 आ चुका है। इस वीडियो में हम 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण देखने वाले हैं और ये पार्ट 2 है। और क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको करना है क्लास 11 इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2026 प्लेलिस्ट होगी, लेटेस्ट प्लेलिस्ट पे जाकर आप क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। ऑब्जेक्ट भी हम क्या लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन बताते हैं अच्छे से आपको तैयार करते जाना है। तो मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है, मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है और सोचने से ज्यादा कोशिश करना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है वर्गीकृत आंकड़ों में सूचना की क्षति का क्या अर्थ है समझाइए। जो वर्गीकृत आंकड़ों है इसमें सूचना की क्षति से क्या मतलब होता है। तो वर्गीकृत आंकड़ों की यह छिपी हुई कमी होती है कि आप prescript आंकड़ों का विवरण पेश नहीं करते हैं। उनकी ये कहने की कमी है, छिपी हुई कमी की जो नॉर्मल समझ में नहीं आती कमी, लेकिन होती है वो कमी। क्या होती है कमी? कि आप prescript आंकड़ों का विवरण पेश न करना। आवृत्ति विवरण द्वारा आंकड़े संक्षिप्त हो जाते हैं। वर्गीकृत होने से आंकड़ों से सूचना की क्षति होती है। एक बार आंकड़ों का वर्गीकरण हो जाने पर व्यक्तिगत आंकड़ों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। सांख्यिकी गणना के केवल माध्य मूल्य पर आधारित होती है, वे वास्तविक मूल्य पर आधारित नहीं होती है। इस प्रकार सांख्यिकी गणनाओं में वास्तविक मूल्य के स्थान पर माध्य मूल्य का प्रयोग से क्या सूचना की क्षति होने लगती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो सिंपल आपका रहने वाला है कि भारत के 5 शहरों की जनसंख्या समंकों को उचित दंड चित्र सहित आपको क्या प्रस्तुत करना है। ये शहर दिए हुए हैं और वहाँ आपको दिया हुआ है क्या जनसंख्या में दी हुई है। ओके, तो बस आपको किसी दंड आलेख बनाना है। दंड आलेख किस प्रकार से, यहाँ देखो शहरों के नाम लिख दिए और यहाँ जनसंख्या लिख दिया है लाखों में। ओके, तो दिल्ली में देखें तो 70 है तो ये 70 तक बना दिया है। चेन्नई में 60 है तो 60 तक पहुंचा दिया है। हैदराबाद में देखें तो हैदराबाद में हमें क्या 36 है तो 36 तक पहुंचा गया है। तो इस तरीके से हमारा दंड आलेख रहता है, सिंपल रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है आपका कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है और इसके 2 आपको क्या कार बताने हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के 2 आपको क्या माप बताने हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है और इसके आपको 2 कार लिखने हैं। तो सांख्यिकी में संपूर्ण समंक माला की केंद्रीय प्रवृत्ति को सरल व सारांश रूप में अभिव्यक्त करने वाला प्रतिनिधि मूल्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अथवा सांख्यिकी माध्य कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा सरल व संक्षिप्त अंक है जो समंक माला के प्रमुख लक्षणों पर प्रभाव डालता है, क्योंकि ये आपका हो जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति माप के बारे में। इसके कारक होते हैं माध्य, जो विशाल और जटिल समंक होते हैं, आंकड़े होते हैं, समूह को सूक्ष्म व सरल रूप में प्रस्तुत करता है। पहला कार्य क्या होता है? पहला कार्य है कि जो माध्य विशाल और जटिल होते हैं, आंकड़े होते हैं, आंकड़ों का समूह होता है, उनको सूक्ष्म और सरल रूप में प्रस्तुत करता है। दूसरा, माध्य विभिन्न वर्गों अथवा समूहों के गणितीय संबंधों का पता लगाने के लिए भी आवश्यक होता है। ये आपके दिए केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में और उसके कार्य। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समंकों से मध्यिका ज्ञात करनी है। आपको समंक दिए, आंकड़े दिए हैं और समंक माला दी है, हम इसमें मध्यिका की गणना करनी है। तो किस तरीके से हम करते हैं देख लेते हैं। तो मूल्य को पहले हम क्या, अगर मध्यिका जब हमें निकालनी पड़ती है तो मूल्य को आरोही या अवरोही क्रम में हमें जमाना पड़ता है। बढ़ते क्रम में घटते क्रम में जमाएंगे। तो यहाँ जैसे हमने आरोही क्रम में हमने जमा लिया है, ये आपका दिए 10, 15, 13, 20, 18 इस प्रकार से दिए, क्रम से नहीं है, तो उनके क्रम से हमने आरोही क्रम में जमा लिया। ओके, बढ़ते क्रम में हमने इस प्रकार से लिख लिया है। फिर अब हमें क्या मध्यिका निकाल सकते हैं। तो मध्यिका बराबर होता है n+1 अपॉन 2 पद। तो n+1 यानी कितने यहाँ पद है? टोटल 9 है, तो 9 + 1 हो जाएगा 10/2, यानी 5वां पद आपको बताना। तो 5वां पद क्या है? 5वां पद हमारा 20 है। 5वां पद क्या है? 20 है। तो 5वां पद 20 है, मध्यिका क्या हो जाएगा? यानी 20 हो जाएगी। इस प्रकार से आपको निकालना पड़ता है। इस तरीके क्वेश्चन आपका आ भी चुका है। ओके, और सिंपल रहता है, तो यह करके आपको रखना है। नेक्स्ट योजनाओं के लक्ष्य क्या होते हैं, होने चाहिए, लिखिए। तो योजनाओं के आपको लक्ष्य बताने हैं। तो समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता, ये सब आपकी योजनाओं के लक्ष्य होने चाहिए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों का एक समान का महत्व दिया जाए। सीमित संसाधनों के कारण प्रति योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है जिसको प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ योजना में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जहां तक संभव हो इसका उद्देश्य में अंत में क्या विरोध ना हो। ये आपकी योजना के लक्ष्य बताए जा रहे हैं। और फिर ये भी लास्ट में बताया जा रहा है कि ये आपके लक्ष्य होते हैं। तो हर में ये जरूरी नहीं कि सभी में समान योजना में सभी लक्ष्यों को महत्व दिया जाए, किसी में कम किसी में ज्यादा, साधनों पर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे। एमपी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तैयार करके आपको रखना है। औपनिवेशिक शासन का मतलब होता है अंग्रेजों के समय। औपनिवेशिक शासन का मतलब अंग्रेजों के समय। अंग्रेजों के समय है जो क्या है कि खेती किसानी थी वो बहुत ज्यादा क्या है बेकार हो गई। गतिहीनता के यानी क्या है इनकी जो प्रगति है वो रुक गई एकदम और नीचे की उनकी गति जाने लगी, प्रगति जाने लगी। तो इसका क्या कारण है? तो पॉइंट वाइज पॉइंट बताया जा रहा है। पहले भूव्यवस्था,
औपनिवेशिक शासन काल में कृषि गतिहीनता का मुख्य कारण थी औपनिवेशिक शासकों द्वारा लगाई गई भू राजस्व भू व्यवस्था प्रणालियों को माना जा सकता है। जमींदारी व्यवस्था में जो कृषि कार्यों से होने वाले जो समस्त लाभ थे जमींदार हड़प लेते थे, किसानों के पास कुछ भी नहीं बचता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदारों और औपनिवेशिक शासकों ने कृषि की दशा को सुधारने हेतु कुछ भी नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों से अधिक लगान संग्रह करना था। किसानों की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई, जमीनों की उर्वरकता भी कभी आने लगी। फिर निम्न स्तर की तकनीक टेक्नोलॉजी की भी कमी थी। निम्न स्तर की तकनीक, सिंचाई सुविधा का अभाव था, खाद्यों का नगण्य प्रयोग था आदि के कारण क्या भूमि के उत्पादन में कमी होने लगा। इस साथ ही छोटी और खंडित जोतें छोटी होने के साथ खंडित भी थी। तदनुसार अधिकांश जोतें अनार्थिक भी थी, जिन पर उच्च लागत पर कम उपज होती थी। ये आपकी दी है औपनिवेशिक शासनकाल में किसी की गतिहीनता के कारण भूव्यवस्था, निम्न स्तर की तकनीकी, छोटी एवं खंडित जोतें। इन पॉइंटों के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र से अधिक क्यों होते हैं? तो शहरी क्षेत्र में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र में अधिक क्यों होते हैं? तो भारत एक क्या है, विशाल भारत की जनसंख्या, क्वेश्चन को आपको समझ लेना है कि नियमित वेतनभोगी यानी जो नौकरी पेशा करने वाले लोग होते हैं, गांव के अपेक्षा क्या शहरों में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसा क्या कारण है? तो भारत में क्या जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और चाय उपार्जन के लिए क्या है, सीमित संसाधन है। श्रम बाजार में भागीदारी हेतु संसाधनों की उनके पास क्या कमी होती है। उनमें से अनेकों के पास विद्यालय कॉलेज जाने का अवसर भी नहीं होता है। अतः उनमें से कईयों को उक्त सेवाओं को छोड़कर कार्यबल तथा श्रम बल में शामिल होना व्यवस्था हो जाती है। इसके विपरीत यानी जो गांव के लोग होते हैं वो क्या अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनके सबसे पहले उनके पास ऑप्शन रहता है खेती किसानी। बाकी उनके पास वहाँ इतना ज्यादा साधन नहीं है। बाकी कुछ अगर काम भी करना चाहे ओके तो वो क्या है, उनमें से ज्यादा बहुत सारे विद्यार्थी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ना ही कॉलेज गए हैं ना ही स्कूल गए हैं, तो उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पाई है। तो इस कारण उनके पास यही ऑप्शन बचता है। जबकि इसके विपरीत जो शहर के लोग होते हैं वो कुशलता बढ़ाने के लिए शिक्षा पर शिक्षण पाने के अवसर उन्हें अवसर प्राप्त होते हैं। अतः उनके पास क्या रोजगार पाने के विकल्प भी क्या है, ज्यादा होते हैं। इन सब कारणों से ग्रामीण लोग अनियमित मजदूरी श्रमिक के रूप में क्या काम करने के लिए बांध है, आजीविका उपार्जन कर रहे हैं। जबकि शहर के लोग होते हैं वो नियमित यानी फिक्स है। जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं तो आपकी फिक्स है कि आपको इतना वेतन मिल रही है, तो ये कहलाता है नियमित वेतन होगी। जबकि गांव के लोग हैं खेती किसानी कर रहे हैं, कुछ मजदूरी कर रहे हैं, तो उन्हें फिक्स नहीं रहता है कि इतना पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। वो किस प्रकार से वही बातें बताई जाए। इन कारणों से गांव की तुलना में शहरों में नियमित वेतनभोगी श्रमिक अधिक हैं। नेक्स्ट है, समझाइए कि नकारात्मक प्रभावों की अवसर लागत उच्च क्यों होती है। नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव की अवसर लागत उच्च क्यों होती है? तो जब पर्यावरण क्या दूषित हो जाता है तो विकास के क्रम में नदियां और जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं और सूख जाते हैं। जल एक आर्थिक वस्तु बन जाती है। इसके साथ ही नवीनीकरण गैर नवीनीकरण संसाधनों का गहन विस्तृत निष्कर्ष से अनेक संसाधन लुप्त हो गए हैं। हम नए संसाधनों की खोज में प्रौद्योगिकी व अनुसंधान का विशाल राशि व्यय करने के लिए मजबूर है। वायु तथा जल की गुणवत्ता में कमी आ गई है। प्रदूषित वायु तथा जल से सांस और जल संक्रमण रोगों की घटनाएं बढ़ रही हैं। परिणाम स्वरूप वह भी बढ़ता जा रहा है। वैश्विक उष्णता और ओजोन क्षय की कमी की स्थिति को गंभीर बन गई है, जिसके कारण सरकार को अधिक धन व्यय करना पड़ रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव से अवसर लागत बढ़ती है। क्या मतलब बताया जा रहा है? अवसर लागत बढ़ना, नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव। ओके, अगर क्या है जो आपका अगर प्रदूषण आप करेंगे ज्यादा तो नुकसान किसको होगा? ही मानव को ही होने वाला है। जल प्रदूषण करेंगे, चाहे वायु प्रदूषण करें या किसी प्रकार से आप प्रदूषण कर रहे हैं तो क्या है, मानव को इससे हानि होगी। तो अब क्या है, सरकार का दायित्व होता है कि क्या है, लोगों की रक्षा करे। इसलिए क्या है, वो नदियों को साफ करने में, वायु प्रदूषण को क्या है, कम करने का प्रयास करती है। इसके साथ ही क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास करती है। तो अगर आपका जो पर्यावरण में क्या है, अगर आपका नकारात्मक प्रभाव रहेगा तो अवसर लागत तो क्या बढ़ेगी ही। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित समंकों की आवृत्ति आयत चित्र आपको बनाना है। आवृत्ति आयत चित्र रहने वाला बिल्कुल सिंपल रहने वाला है। जैसे यहाँ हमने लिख दिया 10, 20, 30, ये हमें अंक लिख दिए और इस साइड हमने लिख दिया छात्रों की संख्या। बस अब आप देख लेते हैं। पहले हमारा 0 से 10, 0 से 10 में कितने हैं? 5 रह गए। तो 0 से 10 में हमने क्या 5 तक पहुंचा दिया है। फिर 10 से 20, 10 से 20 में कितने हैं? 12, तो 12 तक पहुंचा दिया है। और फिर 20 से 30 अंक लाए हैं, वो 20 विद्यार्थी लाए हैं। 20 से 30 अंक जो लाए हैं वो 20 विद्यार्थी लाए हैं इस बार। तो इसमें छात्रों की संख्या है और अंक का कंप्लीट हो जाता है। सिंपल आपका रहता है। आयत चित्र और दंड रेखा चित्र सिंपल ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समंक किसे कहते हैं? समंक की 2 विशेषताएं लिखिए। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, 2 नंबर के इंपॉर्टेंट बता रहा था कि समंक को आंकड़े और डेटा वो एक ही बात रहने वाली। तो आंकड़े और डेटा समंक क्या होते हैं वो पूछा जा रहा है। तो विशेष गुणों से युक्त अंकों को समंक कहते हैं। अर्थात केवल वे ही संख्यात्मक तथ्य समंक होते हैं जिनमें कुछ विशेष गुण होते हैं।
बहुवचन के रूप में सांख्यिक शब्द का प्रयोग समंग के लिए किया जाता है। अब विशेषताएं देखें तो किसी व्यक्ति या पदार्थ विशेष के बारे में नहीं होते हैं समंक, बल्कि एक समूह के बारे में होते हैं। समंकों को केवल संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे एक व्यक्ति की औसत आय क्या है 20,000 रुपए है, तो इन्हें हम क्या है संख्यात्मक रूप में ही प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर माध्य की गणना हेतु व्यक्तिगत श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र सहित आपको समझाना है। तो प्रत्यक्ष विधि आपकी यानी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, 2 नंबर क्वेश्चन ऐसे भी हमने देखा था कि जितने भी हमारे पद दिए हैं सभी पदों का आपको योग कर देना है और पदों की संख्या का आपको भाग लगा देना पड़ता है, तो हमारा क्या है समांतर माध्य निकल कर आ जाता है। ये आपकी जो मेथड है वो डायरेक्ट मेथड कहलाती है। तो यह विधि अत्यंत सरल है। इस विधि के अनुसार समंकमाला के सभी पदों को, सभी मूल्यों को जोड़कर योग को उनकी संख्या से भाग दिया जाता है, परंतु जहां पदों की संख्या बहुत अधिक होती है या पद बहुत बड़े होते हैं वहां यह विधि उपयुक्त नहीं है। यानी जो छोटे हमें डाटा दिया हुआ है, ओके, कम हमारे पास डाटा है, तो हम क्या इसके प्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारे पास दिए हुए हैं डाटा तो फिर हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। व्यक्तिगत मूल्यों का समांतर माध्य प्रत्यक्ष तथा लघु विधि द्वारा निम्न सूत्रों के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका दिया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि 2, 3, 6, 5, 4, ये मान लीजिए हमें ये इतना दिया हुआ, ओके, ये हमारे इसी प्रकार से आ भी जाता है आपका एक वाक्य में क्वेश्चन आएगा आपका इस प्रकार से लिख दिया 2, 3, 6, 5, 4 है, इसका आप समांतर माध्य निकालें। तो कैसे आपको करना है, जितना भी पद दिए को जोड़ कीजिए, वो देख लेते हैं। जैसे 5, 4 कितना होगा 9 हो जाएगा, 9, 5 हो जाएगा 15 और 15, 3 हो जाएगा आपका 18, 2 जगह 20, 20 हो गया योग, तो 20 लिख दिया। और बाकी जितने पद है 1, 2, 3, 4, 5 पद है तो 5 का भाग लगा दिया, हमारा आगे 4, तो हमारा क्या है जो 4 है वही समांतर माध्य है। तो इस बार से मैंने निकालना किस लिए बता दिया है, आपका एक वाक्य ने ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आदर्श माध्य के आवश्यक तत्व मतलब गुण आपको बताना है। गुण कहा जाए तत्व का एक ही बात रहने वाली है। तो स्पष्ट, प्रतिनिधि, सरल। पहले तो ये पॉइंट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, प्रतिनिधि होने चाहिए, सरल होने चाहिए। ये आदर्श माध्य के आवश्यक गुण। फिर इनके बारे में 2 लाइन आपको समझ के रखना है। स्पष्ट में किस बात से कि माध्य की परिभाषा स्पष्ट और स्थिर शब्दों में व्यक्त होनी चाहिए ताकि अनुसंधान करता होता है या अन्य किसी व्यक्ति का अनुमान लगाने की गुंजाइश न रहे। तो अपने से फिर दोबारा दिमाग न लगाने पड़े। एक बार हमने मेहनत कर ली तो दोबारा में दिमाग न लगाना पड़े, अन्यथा उसके व्यक्तिगत प्रवृत्तियों पर प्रभाव पड़ेगा और फल क्या अशुद्ध निकलेगा। फिर प्रतिनिधि, माध्य वास्तव में समग्र का क्या प्रतिनिधि होना चाहिए। समग्र की अधिक से अधिक विशेषता उसमें पाई जानी चाहिए। पर सरल, एक अच्छे माध्य में यह गुण होना चाहिए कि सरलता व शीघ्रता से निकाला जा सके ताकि किसी व्यक्ति को उसके निकालने और समझने में किसी विषय पर कठिनाई का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया, समझाइए। तो देख लेते, आर्थिक नियोजन एक निरंतर और दीर्घकालीन चलने वाली प्रक्रिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार नियोजन वस्तुतः एक लगातार जारी रहने वाला क्रम है। नियोजन का अर्थ वस्तुओं को उत्पादन में प्राथमिकता देना ही नहीं बल्कि एक गंभीर और एक विस्तृत विषय भी है। आर्थिक नियोजन की प्रथम बात यह रहती है कि इसमें लक्ष्य के एक निश्चित रूपरेखा होती है, लेकिन इस रूपरेखा की अत्यंत दृढ़ होने की आवश्यकता नहीं है। अतः आर्थिक नियोजन को व्यापक तथा पूर्ण बनाने के लिए मुख्य रूप से दीर्घकालीन नियोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इसमें अल्पकालीन योजना भी सम्मिलित की जा सकती है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, यदि आप क्या है प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले मार्क क्वेश्चनों का, तो दोस्तों आप क्लास 11 के इकोनॉमिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आपको इकोनॉमिक्स कोर्स ले लेना है। कोर्स की फीस बहुत कम है और जैसे ही आप दोस्तों क्या है इकोनॉमिक्स 80 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, इकोनॉमिक्स 80 कूपन कोड आप लिखेंगे, ओके, तो आपको 50 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, तो और भी फीस कम हो जाएगी, यानी नाम आपकी फीस में कंप्लीट आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, तो आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे और रिवीजन भी कर पाएंगे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को लेखांकित कीजिए। यानी जब देश हमारा क्या है आजाद हुआ, स्वतंत्रता के समय भारत के समझ क्या है कौन कौन सी क्या है आर्थिक चुनौतियां थी। तो कृषि की समस्या थी, औद्योगिक क्षेत्र और आधारिक रचनाएं। कृषि में किस प्रकार से कि स्वतंत्रता के समय कृषि पिछड़ी हुई आर्थिक अवस्थाओं में थी। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई भू राजस्व प्रणालियों के कारण सरकार और किसानों के बीच बिचौलिया या मध्यस्थ हो गए थे। ये मध्यस्थ किसानों को बहुत अधिक लगान वसूल करते थे। यानी सरकार ने तो 2 रुपए का टैक्स लगाया, अंग्रेजों ने मान ली 2 रुपए का टैक्स लगाया। वसूल करने का काम होता था जमींदारों का। ओके, ये जमींदार बिचौलिए होते थे, तो ये क्या किसानों से क्या सीधे 8 रुपए ले, 10 रुपए ले, देना में 2 रुपए अंग्रेजों को, ले रहे 5 रुपए 6 रुपए इस प्रकार से। तो ये क्या उसके कई गुना उससे वसूल लिया करते थे, जिससे क्या किसानों की जो स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो चुकी थी। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है। इसलिए क्या कृषि की पहले सुधारा गया, क्योंकि कृषि के जो क्षेत्र था पूरा पिछड़ चुका था। फिर औद्योगिक क्षेत्र में काम किया गया। उस समय आधुनिकीकरण, विविधीकरण क्षमता निर्मित करके औद्योगिक क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता थी। और आधारिक संरचना किस प्रकार से, आधारिक संरचना भी पिछड़ गई थी।
औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्रों, जल परिवहन, डाक तार आदि का विकास हुआ, किंतु इनका विकास संतोषजनक नहीं रहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में श्रम बल के क्षेत्रवार विवरण की हाल की प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। कम इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर पढ़ के बस आपको रखना है। भारत में जो श्रम बल के जो क्षेत्र है उसके बारे में आपको यहाँ बताना, उसकी प्रवृत्तियां, विशेषताएं आपको यहाँ बतानी है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या पर्यावरण संकट एक नवीन परिघटना है? यदि हाँ तो क्यों? तो पर्यावरण की जो एक संकट है, एक नवीन परिघटना है। तो हाँ, ये पर्यावरण जो संकट है नवीन परिघटना है। इसका कारण ये है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में पर्यावरण संसाधनों की मांग उनकी पूर्ति में कम थी। प्रदूषण पर्यावरण की अवशोषी क्षमता के भीतर और संसाधन निष्कर्ष की दर पुनः सृजन की दर से कम थी, इसलिए पर्यावरण समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी। यानी शुरुआती में जो विकास हमारा हो रहा था, औद्योगिक विकास की बात करें तो औद्योगिक विकास भी पहले धीमा था, अब बहुत गति से हो रहा है, लेकिन पहले धीमा था, इसलिए पर्यावरण प्रदूषण क्या है, कम हो रहा था। थोड़ी बहुत हो भी रहा था तो क्या है, जो पर्यावरण होता है वो अपने हिसाब से क्या है, मैनेज कर लेता था। वही बातें बताई जा रही हैं, इसलिए पर्यावरण समस्या उत्पन्न नहीं होती थी। परंतु जनसंख्या विस्फोट हुआ, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली गई, आवश्यकताओं की पूर्ति और ज्यादा जरूरत पड़ गई, औद्योगिक क्रांति का आगमन हो गया, यानी उद्योगों अब संसाधन बढ़ने लगे, तो अब हमारे सामने पर्यावरण संसाधनों और सेवाओं की मांग अधिक हो गई, परंतु उनकी पूर्ति सीमित है। मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पूर्ति कम है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण संकट क्या है, उत्पन्न हो गया है। तो हो जाता है कंप्लीट। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या 3 अंक वाले अति महादोष देख लिए हैं। पार्ट 1 में भी कुछ क्वेश्चन बताए, तो उन्हें भी आपको तैयार करके रखना है। अब आगे दोस्तों हम क्या 4 नंबर वाले प्रश्न रह जाते हैं, उन्हें हम कवर कर लेंगे। तो भाई दोस्तों आपको वीडियो से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।